So hello everyone, I am back for the third problem, which is gorilla and permutation. So ठीक है, let's again take your time, read the problem. I will count to 5. Meanwhile, you can pause the video, try to read the problem, and then I will explain the problem statement first, and then we will see the approach. ठीक है, मैं count करता हूँ 5 तक. 1, 2, 3, 4 and 5. So I hope you would have read the problem. अभी हम लोग समझ लेते हैं कि problem में करना क्या है. तो लेट्स ब्रिंग आवर फेवरेट टेक्स्ट बॉक्स. ठीक है, एंड लेट्स ब्रिंग एन एरे एज वेल बाय. ओके, एरे नहीं दिया है. ओके, एरे विल बी अ परम्यूटेशन. तो ठीक है, पहले जो वैल्यूज़ दिए वो ले लेते हैं और एक परम्यूटेशन खुद से लिख लेते हैं. 4, 3, 2, 1, 5. ठीक है, अब क्या बोला है, देयर आर टू टाइप ऑफ फंक्शन, एफ और जी. ठीक है, एफ और जी है या राइट. F क्या बोलता है, there are three values given to you, n which is size of array, m and k. ठीक है, let me just confirm nmk ही है या nmk ही दिया हुआ है. right, and f is taking the value of k, right. F is value taking of k. ठीक है, f फंक्शन क्या बोलता है कि प्रीफिक्स, एफ फंक्शन क्या बोलता है, प्रीफिक्स में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि k से बड़े या इक्वल है, जो कि k से बड़े या इक्वल है, उनका सम मेरी वैल्यू होगी. मतलब क्या, f ऑफ 1, अगर मुझे f ऑफ 1 निकालना है तो f ऑफ 1 मतलब क्या, पहले इंडेक्स तक ही जाओ, पहले इंडेक्स तक 4 तक, ऐसे कितनी वैल्यूज है जो k से बड़ी या इक्वल है, कुछ भी नहीं है. तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0. f ऑफ 2 क्या होगा, 4 और 3, ये दो एलिमेंट्स कंसिडर करो, ऐसी कितनी वैल्यूज है जो 5 से बड़ी है, कुछ भी नहीं, तो 0. एफ ऑफ 2 भी 0 हो जाएगा, एफ ऑफ 3 भी 0 होगा, एफ ऑफ 4 भी 0 होगा. बट एफ ऑफ 5 क्या होगा, एफ ऑफ 5 विल बी 5, क्योंकि एक ऐसी वैल्यू है 5 जो कि 5 से के से बड़ी या इक्वल है. तो एफ ऑफ 5 मैं क्या बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ 5 विल बी इक्वल टू 5, मतलब सम ऑफ एलिमेंट्स जो कि के से बड़े या इक्वल है. तो इस केस में एक ही था, मान लो यहाँ पे k की वैल्यू 4 होती, तो f ऑफ 1 कितना होता, ऐसे कितने एलिमेंट्स है जो 4 से बड़े या इक्वल है, एक है जिसकी वैल्यू क्या है 4. ठीक है, f ऑफ 5 क्या होता, f ऑफ 5 वुड हैव बीन, ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो 5 से बड़े या इक्वल है, तो फिर सॉरी 5 से नहीं 4 से, क्योंकि k की वैल्यू 4 है, तो एक एलिमेंट दो एलिमेंट, तो 4 + 5 9 हो जाता. तो f ऑफ 5 इस केस में क्या हो जाता, 9. तो f कैलकुलेट करना आ गया होगा. नाउ लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट g. ठीक है, सो टू कैलकुलेट g क्या बोलता है, मैं भी प्रीफिक्स ही देखूंगा, बट आई वांट टू फाइंड नंबर्स विच आर लेस देन और इक्वल टू m. g क्या बोल रहा है, लेस देन इक्वल टू m वाले लेने हैं. f क्या बोल रहा था, ग्रेटर देन इक्वल टू k वाले चाहिए. g क्या बोल रहा है, लेस देन इक्वल टू m वाले चाहिए. अब देखो g की वैल्यू निकालो. g ऑफ 1 क्या होगा, हमें लेस देन इक्वल टू m चाहिए, तो m कितना है 2. तो क्या ये लेस देन इक्वल टू है, नहीं, तो g ऑफ 1 कितना होगा 0. फिर g ऑफ 2 कितना होगा, क्या ये लेस देन इक्वल टू है, नहीं, तो g ऑफ 2 भी 0 होगा. g ऑफ 3 कितना होगा, क्या ये लेस देन इक्वल टू m है, m की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो येस. तो क्या मैं बोल सकता हूँ, g ऑफ 3 विल बी इक्वल टू 2. मेक सेंस. नाउ g ऑफ 4 चेक करते हैं. सो g ऑफ 4 विल बी हाउ, ओके, सो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन इन द कमेंट्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ g ऑफ 4. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू गेस इट और फाइंड इट, एक्चुअली नॉट गेस इट. सो g ऑफ 4 के लिए क्या होगा कि हमें 4 एलिमेंट्स कंसिडर करने हैं. 4 एलिमेंट्स में से ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो m से छोटे या इक्वल है, 2 और 1, तो 2 + 1 कितना होता है 3. तो g ऑफ 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3. मेक सेंस. नाउ g ऑफ 5 कितना होगा, इट विल अगेन 3, क्योंकि जो नेक्स्ट एलिमेंट है 5 वो भी 2 से छोटा या इक्वल तो नहीं है. तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज, राइट. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हाउ वी हैव फाइंड f एंड g, बिकॉज इफ नॉट देन यू वोंट बी एबल टू प्रोसीड विद द क्वेश्चन. तो पहले अगर ये नहीं समझा तो फिर से इस वीडियो को देखो, पेन पेपर लेके खुद से ट्राई करो. इफ़ यू आर स्टिल नॉट एबल टू गेट इट, देन रिवॉच द वीडियो. स्टिल नॉट, क्वेश्चन फिर से रीड करो,
एंड देन वी विल प्रोसीड विथ द फर्दर क्वेश्चन कि आगे क्या करना है पहले. बट एफ और जी निकालने फर्स्ट थिंग यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट एफ एंड जी. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है कि सपोज एन की वैल्यू 5 थी, लेट्स से एन की वैल्यू 5 थी, ठीक है. तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 4 एंड सो ऑन अप टू एन तक. अब यहाँ पे एन की वैल्यू 5 ही है तो एफ ऑफ 5 तक ही जाना है, पर मान लो एन की वैल्यू बहुत आगे होती तो हमें एफ ऑफ एन तक जाना है. मतलब इन पूरे का सम माइनस सिमिलर फॉर जी जी माइनस G1 फिर G2 फिर G3 एंड सो ऑन अप टू n, ठीक है. ये जो वैल्यू है ये हमें मैक्सिमाइज करनी है. अगर ये वैल्यू हमें मैक्सिमाइज करनी है इसका मतलब क्या हुआ, हमें किसी तरीके से f वाले फंक्शन की वैल्यूज़ को बढ़ाना है और g वाली वैल्यूज़ को कम करना है, ठीक है. नाउ अगर इफ़ यू विल केयरफुली ऑब्जर्व व्हाट इज f एंड व्हाट इज g, यू विल ऑलरेडी गेट द आंसर. देखो f क्या करता है, f बोलता है भाई मुझे बड़ी वैल्यूज़ चाहिए, f बोलता है मुझे बड़ी वैल्यूज़ चाहिए, बहुत बढ़िया. g बोलता है मुझे छोटी वैल्यूज़ चाहिए. तो अगर आपको g की वैल्यू को कम करना है और f की वैल्यू को बढ़ाना है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं स्टार्टिंग में बड़े नंबर्स ले लूँ, मतलब मान लो n की वैल्यू 5 थी तो पहले मैं ऐसे चले जाऊँ 5 4 3 2 ऐसे जाऊँ, तो ज़्यादा चांसेस क्या है कि f वाली वैल्यूज़ में ये नंबर जाएगा क्योंकि f बड़ी वैल्यूज़ ढूंढता है, और g वाले में ये नंबर नहीं जाएगा क्योंकि g को छोटी वैल्यूज़ चाहिए रहती हैं. मेक सेंस? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट प्रिंट द नंबर इन अपोजिट डायरेक्शन. ये सॉल्यूशन वर्क करेगा या नहीं करेगा, वी विल डिस्कस दैट. बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट प्रिंट एवरीथिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. और बात ध्यान रखो कि इससे क्या हो रहा है कि f को जल्दी मिलेगी वैल्यूज़, उसको आगे तक वेट नहीं करना पड़ेगा, उसको स्टार्टिंग से वैल्यूज़ मिलना शुरू हो जाएगी. अब उसको पहली बार में वैल्यू मिल गया तो ये वैल्यू अगली बार में भी ऐड होगा. मतलब जब आप यहाँ तक का कंसिडर कर रहे हो तब भी 5 सम में ऐड होगा, जब 5 और 4 कंसिडर कर रहे हो तब भी 5 ऐड होगा, वापस 5 और 3 में जा रहे हो तो 5 मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऐड होगा. तो हमें कोशिश क्या करना है कि जितना बड़ा नंबर हो सके उससे स्टार्ट करना है. तो वन पॉसिबल आंसर कुड बी 5 4 3 2 1. यू विल से कि अच्छा ओके ऐसा है, तो हम सीधे सीधे एक आंसर ये प्रिंट कर देते 5 4 3 2 1. बट दिस वोंट वर्क एज वेल. क्यों ऐसा? ओके अगेन यू कैन ट्राई पॉजिंग द वीडियो एंड थिंक ये सॉल्यूशन भी वर्क नहीं करेगा, मैं बोल रहा हूँ, बट वाई इट वुड नॉट वर्क यू कैन थिंक ऑन इट. मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ. सी जैसे यही वाला केस देख लेते हैं. इस वाले केस में क्या है, k की वैल्यू थी 5, मतलब हमें 5 से बड़े या इक्वल एलिमेंट्स चाहिए थे, और m की वैल्यू थी 2, मतलब हमें 2 से छोटे या इक्वल एलिमेंट्स चाहिए थे. तो f की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. f के लिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मतलब f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 वो पूरा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. तो f ऑफ 1 कितना होगा 5, f ऑफ 2 कितना होगा वो भी 5 ही होगा क्योंकि नेक्स्ट जो एलिमेंट है 4 वो 5 से छोटा है, पर हमें k से छोटा है पर हमें k से बड़ा या इक्वल चाहिए था. तो नेक्स्ट केस में भी एक ही एलिमेंट कंसिडर होगा विच विल बी 5, उसके अगले केस में भी एक ही एलिमेंट होगा, और ऐसे ही पाँचों टाइम एक ही एलिमेंट कंसिडर होगा विच विल बी 5. तो f की जो टोटल वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 25. मेक सेंस? दैट विल बी इक्वल टू 25. बट जो g की वैल्यू है उसमें ट्विस्ट है यहाँ पे. सी g की वैल्यू फर्स्ट केस में कितनी होगी 0, सेकेंड केस में कितनी होगी 0, थर्ड केस में कितनी होगी 0, फोर्थ केस में कितनी हो जाएगी 2, फिफ्थ केस में कितनी हो जाएगी 2 तो रहेगी प्लस 1, मतलब टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 3. तो 2 + 3 = 5. नाउ यू विल से ओके, तो काफ़ी डिफरेंस 20 काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, तो दिस कैन बी द आंसर मे बी. बट लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल जहाँ पे हमें 20 से भी बड़ा डिफरेंस मिलने वाला है. सो लेट्स टेक दैट एग्जाम्पल जहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ 5 4 4 3 1 2. इस केस में देखो f की वैल्यू विल रिमेन सेम क्योंकि f की वैल्यू हमेशा 5 हर बार 5 लेगी. बट g की केस में क्या होगा, इट विल टेक 0 हियर, इट विल टेक 0 हियर, इट विल टेक 0 हियर. जब वो यहाँ आएगा इट विल टेक ओनली 1, एंड जब वो यहाँ आएगा तो उसको 1 और 2 मिला के 3 मिलेगा, बट टोटल सम कितना हो जाएगा 4. बट इस केस में क्या आ रहा था 5, सो इस केस में कितना है 4, तो इस केस में 25 - 4 कितना आएगा 21.
तो हमने आंसर को और बड़ा कर दिया। क्या इससे भी बड़ा आंसर पॉसिबल है? तो आंसर इज नो, इससे बड़ा आंसर पॉसिबल नहीं है। नाउ ये हमने क्या किया, वाई वी रैंडमली शिफ्ट द डिजिट्स। सो सी इट इज़ नॉट रैंडम शिफ्टिंग। पॉइंट क्या है कि जो जी है उसे एम से छोटी या इक्वल एलिमेंट चाहिए। तो अगर उसको मतलब देखो, अब मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि 5 और 3 ऐसे नंबर तो सेटिस्फाई नहीं करने वाला, बट 2 से छोटे जितने नंबर आएंगे उनको वो सेटिस्फाई कर लेगा। मतलब मान लो m की वैल्यू 2 ना होकर 3 होती, तो 5 और 4 को आप कहाँ रख रहे हो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट 3 to 1 अगर आपने ऐसे रखा तो वो पहले 3 एक बार लेगा, फिर जब 3 और 2 रहेगा तब 3 को फिर से लेगा, मतलब 3 को 2 बार लेगा, फिर 3, 2 और 1 रहेगा तो 3 को फिर से लेगा, मतलब 3 बार लेगा। मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू है जो उसके लिए पॉसिबल थी विच वॉज 3, वो सबसे ज़्यादा बार ले रहा है। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जी की वैल्यू को भी बढ़ा रहे हैं, बट जी की वैल्यू को बढ़ाना है क्या हमें? नहीं, जी की वैल्यू को क्या करना है, कम करना है। इसके लिए जो उसके लिए पॉसिबल है, मतलब मान लो उसके लिए 3 पॉसिबल होता, जो सबसे बड़ा नंबर उसके लिए पॉसिबल है, उसके लिए सबसे बड़ा नंबर 3 अगर पॉसिबल होता तो हम 3 को लास्ट में डाल देते हैं। हमारे केस में सबसे बड़ा नंबर 2 था, 2 सबसे बड़ा नंबर पॉसिबल था, इसके लिए हमने 2 को लास्ट में डाल दिया। तो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में हम बेसिकली बहुत सिंपल वर्ड्स में क्या कर सकते हैं, मान लो k और m की कुछ तो वैल्यू दी है, लेट्स से n इज 7, k इज 4, ठीक है, एंड m k इज 4 नहीं, k इज 6 ले लेते हैं, और m इज 4, m इज 3 मान लेते हैं। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली 7, 6, 5 कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अब 3 जो है वो f में भी कंट्रीब्यूट करेगा, वो k में तो कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला, सॉरी वो f में तो कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला, पर वो g में कंट्रीब्यूट करेगा। वी डू नॉट वांट टू कंट्रीब्यूट टू g, हमें सिर्फ f को कंट्रीब्यूट करना है, g में हमें कम से कम कंट्रीब्यूशन देना है। पर ये जो 3 है ये तो जा रहा है भाई कंट्रीब्यूट करने, अगर इसने यहाँ कंट्रीब्यूट किया तो ये फिर से आगे करेगा, फिर से आगे करेगा, तो इसके बदले हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 1 डाल देंगे। मतलब वी विल गो अप टू m+1, n से चालू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, m+1 तक जाएंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1 to m। आई होप अंडरस्टूड क्या बोला मैंने, 1 to 3 अब लिख देते हैं। इससे क्या होगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू है जो g एक्सेप्ट करता उसको हमने सबसे कम बार इंट्रोड्यूस किया। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रीफिक्स देख रहे हैं ना, कि स्टार्टिंग से चेक कर रहे हैं, पहले एक इंडेक्स लिया, फिर 2, फिर 3, तो ऐसे में जो सबसे बड़ी वैल्यू उसके लिए पॉसिबल थी उसको अगर हमने सबसे लास्ट में डाल दिया, इसका मतलब क्या, वो सिर्फ एक बार कंसिडर होगा। इसके लिए हम बोल सकते हैं कि जी की वैल्यू मिनिमाइज होगी। तो आई होप समझ में आया होगा। अगेन कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम n, गो अप टू m+1, देन स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो अप टू m। पूरा आई गेस एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ होगा कि वाई वी डिड दैट एवरीथिंग। इफ़ नॉट तो अगेन रीवॉच द वीडियो, पेन पेपर लेके खुद से ट्राई करो, एंड इफ़ अब भी समझ गया है तो ट्राई टू कोड ऑन योर ओन। आई विल शो द कोड in CPP, you can try the same in Java, and if you are able to solve it without watching the video then great। अगर स्टिल वीडियो वॉच करना पड़ा है तो स्टिल इट्स फाइन, बट उसके बाद खुद से कोड करने का ट्राई करो, डोंट जस्ट कॉपी पेस्ट द कोड। सो या ओके, आई गेस आई डोंट नो व्हाट कोड फोर्सेस हैज डन टुडे। 3 बार यहाँ पे आज कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम लिखा है और 2 बार मैथ। सो कुछ तो इशू है आई गेस, लगता है आज किसी इंटर्न ने कोड फोर्सेस पे ये किया है। सो या लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो अगेन आई एम नॉट कोडिंग इट बिकॉज कुछ ज़्यादा है नहीं इस क्वेश्चन में। कोई क्वेश्चन अगर ऐसा रहा जिसमें मुझे लगेगा कि मुझे कुछ कोड करके दिखाना चाहिए देन आई विल, अदरवाइज ये तो बहुत सिंपल से सॉल्यूशन है जहाँ पे हमने मतलब पहले n से लेके m+1 तक गए एंड देन 1 से लेके m तक। सिंस n की वैल्यू मैंने यहाँ पे रिड्यूस करके m तक ले आई थी तो यहाँ पे n लिखो m लिखो सेम बात है। तो या इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने जैसा। सो या दिस वाज अबाउट द C प्रॉब्लम। आई होप समझ में आया होगा। इफ़ नॉट then feel free to comment, feel free to ask, feel free to share with your friends। कुछ भी लगे तो you can ask in the chat box, in the comment box, we are there for you। So yeah, this was about the third problem। Let's meet in the fourth one। Thank you।